गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी, आप सब लोग जानते हैं आज देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप आशा करते हैं ऐसे ही हमेशा देश का विकास होता रहे। पहली बार देश में 26 जनवरी सन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, वो भारत का पहला गणतंत्र दिवस था। आज इस बार 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस बार कोविड-19 संक्रमण के कारण कोई भी देश का भारत में कोई भी व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं आ पाया। चलिए अच्छा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज फिर से कुछ परीक्षापयोगी करंट अफेयर्स मैं डिस्कस करूंगा। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप सबके सामने पहला क्वेश्चन दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग का संबंध किस सागरीय क्षेत्र से है? ध्यान रखें मित्रों, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग का संबंध किस सागरीय क्षेत्र से है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग लिखा हुआ है। वार्मिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का बढ़ जाना। और स्ट्रेटोस्फेरिक का मतलब समताप मंडल की बात कर रहा है। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, इसका संबंध जो है वो अटलांटिक महासागर से है। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं कि ये है क्या। तो ध्यान दीजिए मित्रों, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसे आमतौर पर ध्रुवीय भंवर के रूप में संबोधित किया जाता है। यह ध्रुवीय भंवर आमतौर पर सर्दियों में सबसे अधिक समताप मंडल में घूमता है। हाल ही में दक्षिण भारत में हुई तेज बारिश का मुख्य कारण स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग को ही माना गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेरिक पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की परत होती है। और स्ट्रेटोस्फीयर का खास कारण क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान जो होता है एटमॉस्फेयर का वो एक समान होता है। और दूसरी चीज़, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेरिक मंडल में ही पाई जाती है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो समताप मंडल है हमारा, समताप मंडल की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और वो ओजोन परत जिसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मनुष्य का जीवन संभव हो पाता है। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं मित्रों। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसके द्वारा एबेल 370 नामक आकाश गंगाओं की तस्वीर साझा की गई, तो आपका उत्तर जो सही है मित्रों वो नासा बिल्कुल सही है। आइए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है आखिर ये एबेल 370 नामक आकाश गंगा, या नासा ने क्या किया है। चलिए देख लेते हैं। 21 जनवरी 2021 को नासा ने एबेल 370 नामक आकाश गंगाओं की तस्वीर साझा की। यह एक आकाश गंगा समूह है जो पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। आकाश गंगा के समूह में 100 से अधिक आकाश गंगा शामिल हैं। एबेल 370 आकाश गंगा क्लस्टर को पहली बार 2002 में लेसिंग प्रभाव का उपयोग करके खोजा गया था। मित्रों, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा कि जो आकाश गंगा होती है, सभी लोग जानते हैं अरबों तारों का एक समूह होता है, बहुत सारे मैक्सिमम तारों का एक समूह जिसे आकाश गंगा कहते हैं। और ऐसी अनगिनत आकाश गंगाएं अपने जो ब्रह्मांड है उसमें घूम रही हैं। उनमें से आपको ये बताना है कि सबसे आधुनिकतम आकाश गंगा कौन सी है। ध्यान दी मित्रों, सबसे आधुनिकतम आपको बताना है कि अब तक ज्ञात सबसे आधुनिकतम मंदाकिनी या आकाश गंगा कौन सी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के उत्तर देना होगा, ध्यान रखिए। चलिए आज यहाँ सभी जितने भी लोग हैं ध्यान रखिए, कल हम लोग इतिहास के प्रश्नों की एक वर्कशीट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और कल हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे इतिहास के वो डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ध्यान दें मित्रों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संघाई सहयोग संगठन, आसियान, ब्रिक्स और ओपेक। तो आप सभी लोग जानते हो ओपेक जो है वो बगदाद में स्थित एक तेल पेट्रोलियम निर्यातक कंट्रियों का समूह है, तो ये तो है नहीं। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, ये भी नहीं है। आसियान 10 देशों का संगठन है, ये भी नहीं है। तो संघाई सहयोग संगठन जो है आपका
ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में बनाई गई एक विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संघाई सहयोग संगठन द्वारा कजाकिस्तान तमगली के पुरातात्विक परिदृश्य, किर्गिस्तान इसिकुल झील, चीन का डेमिंग पैलेस, रूस का द गोल्डन रिंग सिटी समेत कुल 8 आश्चर्यों को स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है मित्रों? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थापित की गई है और वहीं पर सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है, जो भारत के 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? ध्यान दें मित्रों, भारत में अभी ध्यान होगा आप सभी को, इसमें 13वां भारत का एक 13वां अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है अभी हाल ही में बदावन स्टेट में बनाया गया है। बदावन को बनाया गया है, जो कहाँ है? वो मुंबई में है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोलकाता बंदरगाह है ये हुगली नदी के तट पर पाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। मुंबई बंदरगाह, मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, ध्यान रखिए मित्रों। अभी तक मुंबई स्वयं एक बंदरगाह और दूसरा नेहावा सेवा, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन बदावन को भी महाराष्ट्र ने ही डेवलप कर रहा है। तो ये भारत का 13वां अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है मित्रों? ये मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक स्टेट में है, कर्नाटक। चेन्नई कहाँ है? तो तमिलनाडु स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। और चेन्नई बंदरगाह की एक और खासियत है, भारत में एवरेस्ट सी लेवल जो औसत समुद्र तल मापा जाता है वो चेन्नई बंदरगाह से ही मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है। वर्ष 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता पोर्ट अधिनियम पारित करके कोलकाता पोर्ट कमिश्नर कार्यालय स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश दिवस, बहुत बार उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित होता है कब? तो आप सभी लोग उत्तर इसका जानते हैं मित्रों कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसका एक्सेप्शन है। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को गजट अधिसूचना के उपरांत उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान आया हमें कि जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, अगर इसके गठन की बात आ जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को जो उत्तराखंड प्रदेश था, उत्तराखंड, उसको अलग कर दिया गया था। तो वर्तमान का जो स्वरूप है उत्तर प्रदेश का ये 9 नवंबर का है, ध्यान रखिएगा मित्रों। 9 नवंबर 2000 के बाद से ही उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तब जाके उत्तर प्रदेश का वास्तविक रूप सामने आया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और उत्तर प्रदेश के समय मुख्यमंत्री कौन है? यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जानते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राज्य जहाँ खुदाई में हाल ही में मध्ययुगीन काल के 2 बौद्ध मठों मुगलिया विहारिका और यज्ञपीडंक महाविहार मठों की पहचान की गई है, ये किस राज्य में? तो अभी हाल ही में मित्रों पश्चिम बंगाल स्टेट की खुदाई के दौरान ये दोनों बौद्ध मठ स्थापित किए गए मिले हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोगलमारी में खुदाई के दौरान मुगलकालीन काल के 2 बौद्ध मठों उनकी पहचान की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत कुछ ध्यान आया। अगर बौद्ध धर्म की स्थापना की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुआ करते थे, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त प्राय सेके नामक जनजातीय भाषा का संबंध किस भाषा से है? तो जो सेके भाषा है वो मूलतः नेपाली भाषा है मित्रों, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेके नेपाल में बोली जाने वाली 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुनहरी भाषा होता है। यह भाषा मुख्यतः नेपाल के ऊपरी मुस्तांग जिले के 5 गांव चुंगसंग, सैले, ग्याकर, तांगबे और तेतांग में बोली जाती है। हमें ध्यान देना चाहिए
कि विश्व भर में सेके भाषी लोगों की संख्या मात्र 700 ही रह गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भाषा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है? अब ये आतंकवाद प्रायोजक देश का मतलब क्या है? तो आतंकवाद प्रायोजक देश का मतलब ये है कि जो आतंकवाद को प्रायोजक का मतलब जिसने उसको अपडेट किया हो, जिसने उसको फेमस किया हो। इसको अभी हाल ही में क्यूबा को घोषित किया है, जो यूएसए है उसने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 12 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के एक राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। यह व्यवस्था से राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम वर्ष 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया था। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका क्यूबा को अमेरिकी विदेशी सहायता, रक्षा निर्यात और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध रखेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि हाल ही में यूएसए द्वारा किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है? तो क्यूबा को। एक चीज़ और ध्यान आई है, अभी हाल ही में आतंकवाद एक इंडेक्स जारी होती है, वैश्विक टेररिज्म जो इंडेक्स होता है, तो उस वैश्विक टेररिज्म इंडेक्स के द्वारा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें भारत की आपको रैंक बताना है, कौन से नंबर पर है, और विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित कौन सा देश या कौन सा क्या घोषित किया गया है, आप लोग उत्तर बताइएगा कि शीर्ष स्थान पर कौन सा है और भारत का स्थान कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा द्वारा प्रक्षेपित विश्व के शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? अब हाल ही में नासा ने, सभी लोग जानते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। 11 जनवरी 2021 को नासा ने विश्व के शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को प्रक्षेपित किया है। यह रॉकेट चंद्रमा की सतह पर प्रथम महिला पायलट को ले जाने के लिए विकसित किया गया है। यह 98 मीटर लंबा है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि नासा द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम रखा गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मित्रों, जो कि यह रॉकेट चंद्रमा की सतह पर किसको ले जाएगा? किसी महिला पायलट को ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित देश का प्रथम प्राकृतिक पेंट कौन सा है? पेंट कौन सा है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित देश का प्रथम प्राकृतिक पेंट खादी प्राकृतिक पेंट है मित्रों, ध्यान रखिएगा। इसकी कुछ खूबियां हैं, आइए देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश का प्रथम प्राकृतिक पेंट खादी प्राकृतिक पेंट जारी किया गया। खादी प्राकृतिक पेंट एक गैर विषैले पर्यावरण के अनुकूल पेंट है जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है। खादी प्राकृतिक पेंट को मुख्य घटक के रूप में गोबर से विकसित किया गया था। हमें ध्यान देना चाहिए कि पेंट भारी धातुओं जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम से मुक्त है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र स्टेट है, ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, हालांकि पूरे जो है वो ठीक है, लेकिन नागपुर यहाँ होता तो ज़्यादा सही होता। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी महाराष्ट्र के नागपुर, जो नागपुर जिला है, ये नागपुर की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। देख लेते हैं इसको। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की आधारशिला रखी गई है। यह विश्व स्तरीय अकादमी विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो नागपुर। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्या उत्तर सही होगा आपका? नागपुर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना नागपुर किसके लिए मशहूर है? कौन से उत्पादन में नागपुर को नंबर 1 पर स्थान प्राप्त है भारत में? चलिए, वह वन्य जीव जिसके पुनर्वास हेतु बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हाल ही में कछुआ जो है उसको पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, आपका कछुआ उत्तर बिल्कुल सही होगा। बिहार सरकार द्वारा भागलपुर वन प्रभाग में पशुओं के लिए प्रथम पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, भारत में कछुओं की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? आपको उत्तर देना है कि भारत में कछुओं की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको ये उत्तर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सबसे जोखिम जलयुक्त मार्गों में से एक
ड्रैक पैसेज का संबंध किस महासागरीय सागर क्षेत्र से है? चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विश्व के सबसे जोखिम युक्त जलमार्गों में से एक ड्रैक पैसेज दक्षिणी महासागर में स्थित सबसे संकीर्ण पैसेज है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे और पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ दक्षिण दिशा से ठंडी समुद्री जलधाराएं और उत्तर से गर्म समुद्री जलधाराएं आपस में आकर मिलती हैं। तो ये दक्षिणी महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपका उत्तर जो सही होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप लोग कहीं नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। जितनी भी परीक्षाएं आगामी होंगी उसमें इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। मैं प्रयास यही करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊं, और एक आपसे निवेदन भी है कि इनको शेयर करिएगा और प्रयास यही करिएगा कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कल हम लोग क्लास में जो वर्कशीट कराएंगे, ध्यान रखिएगा मित्रों, उस वर्कशीट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और जितने भी हमारे यूट्यूब साथी हैं वो सब लोग ध्यान रखेंगे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रचार करेंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए लगातार लाइव क्लासेस चलाऊंगा इस पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, तब हम लोग देखते हैं तो इस पर लाइव क्लासेस का भी आप सुन लेंगे। चलिए, आप सभी को एक बार फिर से 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग आशा है अच्छे होंगे। धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।